Everyone, welcome back to my YouTube channel BA Students. So I hope you are healthy and studying well. So in this last video we covered that the growth of political science as discipline, traditionalism. तो पिछली वीडियो में हमने ट्रेडिशनलिज्म के बारे में पढ़ा था, है ना, कि पारंपरिक राजनीति विज्ञान में जो है तो उसकी क्या भूमिका एक तरह से रही है, कैसे वो जो है तो आगे बढ़ा, उसकी कैसी ग्रोथ रही है ट्रेडिशनलिज्म की। अब हम पढ़ेंगे बिहेवियरलिज्म, है ना। बिहेवियरलिज्म को हिंदी में व्यवहारवाद भी बोला जाता है। तो इसके बारे में पढ़ेंगे। हमें तीन जो चीज़ें पढ़नी थी मेन, कि क्या क्या कैसे पॉलिटिकल साइंस ग्रोथ हुआ, है ना। तो हमने इसमें 3 पॉइंट देखा था, मतलब 3 टॉपिक, ट्रेडिशनलिज्म, बिहेवियरलिज्म एंड पोस्ट बिहेवियरलिज्म। तो इस वीडियो में हम बिहेवियरलिज्म के बारे में पढ़ेंगे, जिसे व्यवहारवाद कहा जाता है। तो ये जो अप्रोचेस है, ये जो दृष्टिकोण है तीन, ये जो दृष्टिकोण हमें देखने को मिल रहे हैं तीन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसके बेसिस पे जो तो पॉलिटिकल साइंस जो है तो चलती है। तो क्या कहते हैं, ट्रेडिशनलिज्म हमने पढ़ लिया, अब हम बिहेवियरलिज्म के बारे में पढ़ेंगे इसी वीडियोस में। और अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करिएगा, आपको वहाँ सारी वीडियोस अवेलेबल हैं और प्लेलिस्ट मैंने ऑलरेडी क्रिएट कर दी है, सो ईजी होगा आपको फाइंड आउट करने में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। सो बिहेवियरलिज्म, हमारा जो पहला टॉपिक बिहेवियरलिज्म है, जिसे हम व्यवहारवाद भी बोलते हैं। आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर देयर वॉज अ वाइड स्प्रेड रिवॉल्यूशन अगेंस्ट ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स साइंस। दिस रिवॉल्यूशन इज कॉल्ड बिहेवियरिज्म, or you can say that behaviorism or behavioral approach is a special way of explaining and analyzing political facts, which was developed by American scientists, among who the names of Marian, Kathleen, Trauman, Eulau, etc. are especially noteworthy. After the Second World War, behaviorism in political science is the result of modern effort approach. तो यहाँ पे ये कहने का मतलब कि आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, मतलब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो है, तो यहाँ पे बताया गया कि पारंपरिक जो राजनीति रही है, जो ट्रेडिशनल पॉलिटिकल साइंस जो रही है, यहाँ पे बताया गया है, वो इसके विरुद्ध जो है तो ये आया, क्या बिहेवियरलिज्म आया द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, है ना, सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो है, तो इसकी जो हमें बिहेवियरलिज्म है जो है वो हमें देखने को मिलती है। और तो और ये बताया गया इसमें कि दिस रिवॉल्यूशन, मतलब इस क्रांति को क्या कहा गया है, बिहेवियरलिज्म कहा गया है, व्यवहारवाद कहा जाता है। या फिर हम यूँ कहें, यू कैन से दैट, या फिर हम अगर ये कहें कि बिहेवियरिज्म और बिहेवियर अप्रोच इज स्पेशल वे एक्सप्लेनिंग एंड एनालाइजिंग पॉलिटिकल फैक्ट्स विच वॉज डेवलप्ड बाय अमेरिकन साइंटिस्ट। तो या फिर हम ये कह सकते हैं कि एक तरह से कि व्यवहारवाद जो है ना, और ये जो अप्रोच आया है, बिहेवियरलिज्म जो अप्रोच आया है, ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसमें जो फैक्ट है, जो पॉलिटिकल साइंस के जो फैक्ट है ना, जो इसका एक्सप्लेनेशन देने का तरीका है, इसका जो व्याख्या देने का तरीका है, और ये विश्लेषण करता है, मतलब एक तरह से बोला जाए एनालिसिस करता है पॉलिटिकल फैक्ट्स को। इसीलिए जो है तो इसे एक बहुत ही ज़्यादा एक द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो है तो अमेरिकी जो वैज्ञानिक थे, है ना, जो अमेरिकन के वैज्ञानिक, जैसे मरियन हो गए, है ना, मैरियन, कैटलिन और ट्यूमैन, यूलाउ, ये कौन है, ये सब अमेरिकन वैज्ञानिक हैं। और इन्होंने क्या किया, इसको एक विशेष रूप से इसका नाम दिया बिहेवियरलिज्म, क्योंकि विश्व युद्ध के बाद जो है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो है तो पॉलिटिकल साइंस को एक नए तरीके से, साइंटिफिक तरीके से एक्सप्लेनेशन के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट था, और इन लोगों ने इसको बिहेवियरलिज्म नाम दिया। फिर यहाँ पे लिखा है बिहेवियरलिज्म इन पॉलिटिकल साइंस द रिजल्ट ऑफ मॉडर्न एफर्ट अप्रोच। फिर कहा जा रहा है कि राजनीति विज्ञान में जो है तो बिहेवियरलिज्म, मतलब राजनीति विज्ञान में व्यवहारवाद जो है तो मॉडर्न एफर्ट अप्रोच, मतलब कि आधुनिक जो प्रयास रहे हैं इसके, ये इसका परिणाम है। एक तरह से कहा जाए कि आधुनिक जैसे जैसे मतलब राजनीति आगे बढ़ती गई, फिर वैसे वैसे जो है तो राजनीति करने का तरीका भी बदलने लगा। तो ऐसे में क्या हुआ कि उन्होंने कहा ट्रेडिशनलिज्म जो है तो वो बहुत ही पुराना है, पारंपरिक तरीके से चला आ रहा है, तो हमें बिहेवियरलिज्म की क्रांति जो है दूसरे वर्ल्ड वॉर के बाद से जो है तो उन्होंने क्या किया, ट्रेडिशनलिज्म पॉलिटिकल साइंस जो है उसके बाद जो है तो बिहेवियरलिज्म लाने की इन लोगों ने जो है तो प्रयास किया। मैरियन, कैटलिन, ट्रॉमन, यूलाउ, ये कौन थे, ये सब कौन थे, तो ये सब अमेरिकन साइंटिस्ट थे। फिर यहाँ पे दिया गया है हमें, while developing political science, traditional European scholars had given main emphasis to historical and philosophical analysis। यहाँ पे कहा जा रहा है कि राजनीति विज्ञान के विकास में अगर हम बात करें, है ना, while developing political science, traditional European scholar had given main emphasis to historical and philosophical analysis। राजनीति विज्ञान में, पॉलिटिकल साइंस में जो है तो विकास में, जब पॉलिटिकल साइंस का विकास हुआ, उसमें पारंपरिक जो भी यूरोपीय विद्वानों ने, जो यूरोप के जो स्कॉलर थे, उन्होंने जो है तो हिस्टोरिकल और फिलोसफिकल एनालिसिस पर जो है तो एक तरह से बहुत ही मुख्य बल दिया था। राजनीति विज्ञान के विकास में जो पारंपरिक यूरोपीय विद्वानों ने जो है तो ऐतिहासिक, हिस्टोरिकल एंड दार्शनिक विश्लेषण, मतलब फिलोसफिकल एनालिसिस पर जोर दिया था। एज अ रिजल्ट, इसके परिणाम स्वरूप जो है तो हिस्ट्री एंड फिलोसफी वेयर द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल ऑन इट, बट आफ्टर द सेकंड वर्ल्ड वॉर इट वाज फेल्ट दैट इन ऑर्डर टू गिव पॉलिटिकल साइंस द स्टेटस ऑफ साइंस इन द ट्रू सेंस इट इज नेसेसरी टू एंड दिस स्टेटस, है ना, स्टेटस को दैट हैज़ बीन प्रिवेलिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। एक तरह से यहाँ पे बोला जाए तो कहा जा रहा है कि राजनीति विज्ञान जो है तो पहले क्या था, पहले उसमें जो है तो पारंपरिक, मतलब ट्रेडिशनल अप्रोच चलती थी, और उसमें हिस्टोरिकल चीज़ें चलती थी, है ना, और दार्शनिक विश्लेषण हुआ करता था। इन सारी चीज़ों पर जो तो मेन उसका जो है तो एम्फेसिस, मतलब तरीके से जो है तो पढ़ा जाता था, पॉलिटिकल साइंस को एक तरह से देखा जाता था। फिर क्या हुआ कि हिस्ट्री एंड फिलोसफी द मोस्ट इन्फ्लुएंसेस, और बताया गया कि इतिहास और दर्शन का जो है तो बहुत ज़्यादा प्रभाव रहा है ना, विश्व युद्ध के पहले। लेकिन जब विश्व युद्ध हुआ, है ना, विश्व युद्ध के बाद जो है तो ये महसूस किया गया कि राजनीति विज्ञान को एक
सही डायरेक्शन में, एक सही अर्थों में विज्ञान का दर्जा देने के लिए, मेन जो है तो ट्रू साइंस बताने के लिए, इसे स्टेटस ऑफ साइंस बताने के लिए पॉलिटिकल साइंस को जो है तो ज़रूरी हो गया था क्या, इसको एक स्टेटस देने के लिए, साइंस का स्टेटस देने के लिए। और लंबे समय से जो चली आ रही है ये जो स्थितियाँ, उनको समाप्त करना भी बहुत ही ज़रूरी था। ये जो लॉन्ग टाइम से ट्रेडिशनल अप्रोच चला आ रहा था, इनको भी खत्म करना ज़रूरी था। उन्होंने जो है तो आधुनिक जब विश्व युद्ध हुआ तो उसके बाद इन लोगों ने बिहेवियरिज्म के बारे में जो है तो इस पर जोर दिया, इस पर बल दिया, ताकि इसमें जो है तो आधुनिक मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से इसे समझा जाए, है ना। यही बताया गया था यहाँ पे। अब यहाँ पे लिखा है अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट एट हॉल, मतलब कि एक तरह से कहा रॉबर्ट एट हॉल के अनुसार जो है तो वो कह रहे हैं कि द बिहेवियरल रिवॉल्यूशन इज द रिजल्ट ऑफ डिसर्टिफिकेशन विद द फेलियर्स ऑफ ट्रेडिशनल पॉलिटिकल साइंस। द एम ऑफ दिस रिवॉल्यूशन इज टू मेक पॉलिटिकल साइंस मोर साइंटिफिक। अब जो रॉबर्ट एट हॉल हैं वो कह रहे हैं कि व्यवहारिक क्रांति, बिहेवियरल रिवॉल्यूशन ज़रूरी थी, है ना। कि इनका कहने का मतलब व्यवहारिक जो क्रांति है वो पारंपरिक राजनीति विज्ञान की एक तरह से जो उसकी डिसर्टिफिकेशन थी। बहुत से ऐसे स्कॉलर थे, बहुत ऐसे साइंटिस्ट थे, है ना, उन जिन्होंने ये बताया कि जो बिहेवियरल ऑफ रिवॉल्यूशन है वो धीरे धीरे जो है हमें डिसर्टिफिकेशन कर रही है, मतलब वो सेटिस्फाई नहीं कर रही है। जो चीज़ें पहले थी वो अभी भी वो चीज़ें जो है तो चली आ रही हैं परंपरागत तरीके से, एक तरह से बोला जाए परंपरागत तरीके से जो चली आ रही हैं, अब वो सही नहीं है। धीरे धीरे हमें इससे डिसर्टिफिकेशन हो रहा है, मतलब कि संतुष्टि हो रही है इनको, और कुछ फेलियर्स हमें ट्रेडिशनल पॉलिटिकल साइंस में देखने को मिलते हैं। इसलिए बिहेवियरल रिवॉल्यूशन जरूरी था। और द एम ऑफ रिवॉल्यूशन इज टू मेक पॉलिटिकल साइंस मोर साइंटिफिक। और इसका जो एम है, एक तरह से कहा जाए तो इसका जो एम है, इस क्रांति का उद्देश्य यही है कि राजनीति विज्ञान को और अधिक वैज्ञानिक बनाना, यही जो है तो इसका जो है तो मेन उद्देश्य है। अब हम जो है तो मीनिंग ऑफ बिहेवियरिज्म के बारे में पढ़ेंगे, है ना। तो मीनिंग ऑफ बिहेवियरिज्म मतलब एक तरह से कहा जाए तो व्यवहारवाद की जो है तो हम अवधारणा के बारे में यहाँ पे चर्चा करेंगे, या फिर इसका अर्थ कह सकते हैं, मीनिंग, है ना। सो मीनिंग ऑफ बिहेवियरिज्म, तो यहाँ पे क्या कह रहा है, बिहेवियरिज्म इज वन ऑफ द मॉडर्न अप्रोचेस टू पॉलिटिकल साइंस। दिस अप्रोच टू पॉलिटिकल साइंस appeared in the 20th century. The study of political behavior as a field of study within political science has been an important idea of behaviorism. So बिहेवियरिज्म इज वन ऑफ द मॉडर्न अप्रोचेस टू पॉलिटिकल साइंस। व्यवहारवाद राजनीतिक विज्ञान के जो है तो मॉडर्न अप्रोच, मतलब आधुनिक दृष्टिकोणों में से एक है। जो हमारी मॉडर्न अप्रोच है ना, उनमें से जो है तो बिहेवियरिज्म भी एक है। दिस अप्रोच टू पॉलिटिकल साइंस अपीयर्ड इन द 20th सेंचुरी, कहने का मतलब राजनीति विज्ञान की जो ये राजनीति विज्ञान जो पॉलिटिकल साइंस, इसका जो दृष्टिकोण है ये 20वीं शताब्दी में सामने आया। मतलब कहने का कि 20वीं शताब्दी में जो हमें ये बिहेवियरिज्म देखने को मिला। और द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल बिहेवियर एज अ फील्ड ऑफ स्टडी विद इन पॉलिटिकल साइंस हैज बीन इंपॉर्टेंट आइडिया ऑफ बिहेवियरिज्म। मतलब कहने का कि राजनीति विज्ञान के अंतर्गत, है ना, हम जब स्टडी करते हैं, जब राजनीति विज्ञान के अंतर्गत इस फील्ड में हम जब स्टडी करते हैं पॉलिटिकल साइंस की, तो हमें बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट आइडिया जो है तो बिहेवियरिज्म में देखने को मिलते हैं। बहुत से ऐसे इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण जो विचार आ रहे हैं, विचार हैं, उनको देखने को मिलते हैं। क्योंकि बिहेवियरिज्म जो है उसे वो ये जिसको तो हम हिंदी में व्यवहारवाद बोलते हैं। तो क्या हुआ कि जैसे जैसे मॉडर्न चीज़ें आई, लोग परिवर्तित हुए, स्थितियाँ परिवर्तित हुई, तो बिहेवियरिज्म का आना भी ज़रूरी था। इनका मानना ये था, और इसे साइंटिफिक मेन बनाना इंपॉर्टेंट था। So it focus on the individual voter, leader, revolutionary or party members, as well as the effect of group or political system on the individual political behavior. Behaviorism can be defined as the movement in political science that emphasizes the study of observable behavior of political actors. तो कहा जा रहा है यहाँ पे जो सेकंड हमारा पॉइंट है, इसमें कहा गया है कि इट फोकस ऑन द इंडिविजुअल वोटर, मतलब कहने का कि ये जो है तो किस पर फोकस करते हैं, एक तरह से जो है तो मेंबर्स, मतलब ऐसे व्यक्तियों को, मतलब व्यक्तिगत मतदाता जो हो गए, है ना, वोटर जो हो गए, लीडर नेता जो हो गए, रिवॉल्यूशनरी मतलब क्रांतिकारी, या पार्टी मेंबर मतलब कहने के या फिर पार्टी के जो सदस्य हैं, उनके साथ साथ हम अगर बात करें तो ग्रुप ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम और इंडिविजुअल पॉलिटिकल बिहेवियर, उनके साथ साथ समूह या राजनीतिक व्यवस्था के जो व्यक्ति, है ना, राजनीतिक व्यवहार पर पड़ने वालों पर भी, प्रभाव पर भी केंद्रित है। कहने का तात्पर्य यहाँ पे मतलब यही है कि बिहेवियरिज्म में हमें किन चीज़ों पर फोकस किया जाता है। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से सुनिएगा कि ये किस पर फोकस किया जाता है। तो ये वोटर्स, लीडर्स, रिवॉल्यूशनरी एंड पार्टी मेंबर्स पर जो है तो बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, मतलब इफेक्ट इनके ऊपर किया जाता है। कोई ग्रुप है, कोई पॉलिटिकल सिस्टम चल रहा है, उनका पॉलिटिकल बिहेवियर कैसा है, अगर एक नेता है तो उसका बिहेवियर कैसा है, एक वोटर है तो उसका बिहेवियर कैसा है, और एक रिवॉल्यूशनरी या पार्टी मेंबर है तो उसका कैसे बिहेवियर है जो कि राजनीति पर इफेक्ट करता है, कैसे प्रभाव पड़ता है। तो इन सारी चीज़ों को जो है तो बिहेवियरिज्म में पढ़ा जाता है कि उसका बिहेवियर ही कैसा, पॉलिटिकल साइंस में कैसा होना चाहिए। बिहेवियरिज्म कैन बी डिफाइंड एज द मूवमेंट इन पॉलिटिकल साइंस दैट एम्फसाइज द स्टडी ऑफ ऑब्जर्वेबल बिहेवियर। ऑब्जर्वेबल बिहेवियर बताया गया है यहाँ पे कि व्यवहारवाद को राजनीतिक विज्ञान में उस आंदोलन के रूप में एक तरह से परिभाषित किया गया, डिफाइंड एज द मूवमेंट इन पॉलिटिकल साइंस, ऐसे परिभाषित किया गया है, किया जा सकता है कि राजनीति जो भी पॉलिटिकल एक्टर्स है, जो राजनीतिक कार्यकर्ता है ना, उनके व्यवहार पर, अध्ययन पर ही जोर देता है। बिहेवियरिज्म का मेन जो उद्देश्य यही है कि कोई भी राजनीतिक विज्ञान में जो राजनीतिक कार्यकर्ता है उनका बिहेवियर कैसा है ना, इनके बारे में जो है यहाँ पे बताया जाता है, और कैसा इफेक्ट पड़ता है, इन सारी चीज़ों पर बताया गया है।
सो अब जो हमें पढ़ना है थोड़ा सा थर्ड पॉइंट इसका हमें पढ़ना था कि ये थर्ड पॉइंट बताया गया यहाँ पे कि बिहेवियरिज्म रिलायंस ऑन द ऑब्जर्वेबल ऑफ बिहेवियर ऑफ मूवमेंट एंड पॉलिटिकल एक्टर्स आर टू आइटम दैट मस्ट बी मेंशन्ड इन द एबव डेफिनेशन. इंडिविजुअल पॉलिटिकल बिहेवियर इज एग्जामाइंड बाय बिहेवियरिस्ट एज द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर अ डीपर स्टडी. यहाँ पे जो टॉपिक बताया गया है, यहाँ पे कहा गया है कि जो ऑब्जर्वेबल बिहेवियर है और मूवमेंट्स मतलब आंदोलन है ना, और पॉलिटिकल एक्टर्स जो थे, मतलब जो पॉलिटिकल एक्टर कौन, जो राजनीतिक करता होते हैं, जो राजनीति में जो कार्य करते हैं, उनको बताया गया कि उनका जो व्यवहार है ना, और उनके व्यवहार पर जो निर्भर करता है, ये सारी चीज़ों को हम यहाँ पे जो जोर दिया गया है कि उनका व्यवहार प्रत्यक्ष रूप से कैसा है, वो जो पॉलिटिकल एक्टर्स हैं उनका क्या, इसमें यही मेंशन किया गया है डेफिनेशन में, जो डेफिनेशन दिया गया है उसमें मेंशन किया गया है कि इनका बिहेवियर कैसा है, और ये जैसा इनका बिहेवियर रहेगा, जैसा इनका व्यवहार रहेगा, उस पर ही बिहेवियरिज्म जो है तो डिपेंड करता है, मतलब कि व्यवहार बात डिपेंड करता है कैसा एक पॉलिटिकल एक्टर का बिहेवियर है, यही यहाँ पे बताया गया है. और तो और इंडिविजुअल पॉलिटिकल बिहेवियर इज एग्जामाइंड बाय बिहेवियरिस्ट एज स्ट्रेट पॉइंट फॉर अ डीपर स्टडी. मतलब जो व्यवहार, एक तरह से बोला जाए कि जो पॉलिटिकल बिहेवियर है वो क्या कहते हैं, व्यक्ति जो है उनकी राजनीति में कैसा व्यवहार है उनके बारे में जाँच करना, उनको इन्वेस्टिगेशन करना, उनका एक तरह से देखना, उनके बारे में डीपर स्टडी करना, मतलब गहराई से जो है तो उनको क्या कहते हैं, समझना, अध्ययन करना कि क्या क्या चीज़ें हैं जो इफेक्ट पड़ रही है राजनीति में, किनके द्वारा, पॉलिटिकल एक्टर्स के द्वारा, उनके बिहेवियर के द्वारा. सो डेफिनेशन हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है, डेफिनेशन ऑफ बिहेवियरिज्म. तो सबसे पहला डेफिनेशन हम पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू डेविड ट्यूमन की, है ना, ट्यूमन की, तो उनके बारे में थोड़ा सा हम यहाँ पे पढ़ेंगे. अकॉर्डिंग टू डेविड ट्यूमन, इनके अनुसार द टर्म पॉलिटिकल प्रैक्टिस अंडरस्टैंड द एक्शंस एंड इंटरेक्शन ऑफ मैन एंड ग्रुप्स हु आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ गवर्नेंस. यहाँ पे जो डेविड ट्यूमन है उनके अनुसार हम डेफिनेशन देखेंगे तो वो कह रहे हैं कि जो राजनीतिक व्यवहार शब्द से उन व्यक्तियों और समूहों के जो कार्य हैं, और कहा जाए तो उनके जो कार्य हैं एंड द इंटरेक्शंस का मैन एंड ग्रुप्स वी आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ गवर्नेंस, और जो शासन की जो प्रक्रिया है उसमें शामिल होता है. एक तरह से कहने का मतलब यही है कि राजनीतिक व्यवहार जो है तो एक ऐसा शब्द है, पॉलिटिकल प्रैक्टिस अंडरस्टैंड द एक्शन इंटरेक्शन. पॉलिटिकल साइंस जो है तो वो क्या समझने का काम करती है, वो जो पॉलिटिकल एक्टर्स हैं उनके एक्शन को समझने का कार्य करती है, उनके इंटरेक्शन के बारे में पढ़ती है. मैन एंड ग्रुप, जो भी उनके ग्रुप हैं, जो भी सामूहिक चीज़ें हैं, क्या क्या उसमें इन्वॉल्व है, ये जो गवर्नेंस का प्रोसेस है ये कैसा चल रहा है, इनके बारे में जो तो ये बिहेवियरिज्म पढ़ती है. ऐसा डेविड ट्यूमन कह रहे हैं कि पॉलिटिकल साइंस क्या समझने की कोशिश करती है, उनके एक्शन, उनके इंटरेक्शन और मैन एंड ग्रुप्स जो इन्वॉल्व हैं प्रोसेस ऑफ गवर्नेंस की. ठीक है. सो सेकंड डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू डेविड ईस्टन. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप या अच्छे से जो है तो डेविड ईस्टन के अनुसार जो है तो आपको याद रखना है. बिहेवियरल रिसर्च सीक टू एलिवेट द रियल ह्यूमन बीइंग टू द सेंटर ऑफ अटेंशन. ये कहें कि जो व्यवहारिक एक तरह से बिहेवियरल रिसर्च है जो वो मानव के, जो इंसान है, द रियल ह्यूमन बीइंग मतलब वास्तविक मानव को ध्यान में केंद्रित लाने का प्रयास करता है, द सेंटर ऑफ अटेंशन. ये जो मानव हैं, जो रियल ह्यूमन बीइंग है, उनको एक तरह से रियल मतलब वास्तविक चीज़ों को जो है तो सेंटर में लाने की कोशिश की जाती है. इट टेक्स द पोजीशन दैट ट्रेडिशनलिस्ट हैव बीन फोकसिंग ऑन इंस्टीट्यूशन एंड ट्रीटिंग देम इन रेदर देन कंपोनेंट्स, इंडीड रेदर देन एज कंपोनेंट्स. यहाँ पे कहा जा रहा है, डेविड ईस्टन कह रहे हैं कि यह जो दृष्टिकोण है, जो हमारा बिहेवियरिज्म, ये भी क्या है, एक दृष्टिकोण है, अप्रोच है. तो ये जो दृष्टिकोण को अपनाता है, वो जो ये दृष्टिकोण अपनाता है वो परंपरावादी जो संस्थाएं थी, जो हमारी हमने पिछले पढ़ा था, जो ट्रेडिशनलिस्ट इंस्टीट्यूशन थी, उनकी तरह ट्रीट नहीं किया जाता. परंपरावादी संस्थाओं का ध्यान केंद्रित करते रहे हैं. पहले जो था तो ट्रेडिशनलिज्म के ऊपर ध्यान केंद्रित रहा है, और उनके बजाय अब जो है तो संस्थाओं के रूप में हम इन्हें देखते हैं, ये अब ये कंपोनेंट्स के रूप में हम बिहेवियरिज्म को देखते हैं. सो अब जो है तो हम पढ़ेंगे कि बिहेवियरिज्म जो है ना, तो ये क्यों राइज हुआ, इसके कारण देखेंगे कि ये बिहेवियरिज्म के उदय के कारण क्या, ये आया कैसे, है ना, इसके आने का क्या कारण था. तो सबसे पहला कारण हम इसका देखेंगे तो लिखा है कि डिससर्टिफिकेशन. एक तरह से बोला जाए तो पहला रीज़न यही है, डिससर्टिफिकेशन. हमें ट्रेडिशनल अप्रोच से जो है तो डिससर्टिफिकेशन मिला, उससे हमें जो है सेटिस्फेक्शन बिल्कुल भी नहीं मिला. डिससर्टिफिकेशन विद ट्रेडिशनल स्टडी मेथड. Early 20th century political scientists were disappointed with the study method and result of traditional political science, because the picture of the reality of political life would not be clear to them through traditional methods. There were many reasons for growing dissatisfaction, such as political scientists. तो पहले तो हम ये पढ़ेंगे, यहाँ पे बताया गया है कि जो डिसर्टिफिकेशन, हमें जो तो पहला रीज़न देखने को मिला डिसर्टिफिकेशन. हम ट्रेडिशनल अप्रोच से जो है तो बिल्कुल भी उसका जो स्टडी मेथड था, जो पारंपरिक अध्ययन का मेथड था, उससे असंतुष्टि हमें देखने को यहाँ पे मिलती है. तो 20वीं सदी के स्टार्टिंग में जो है, 20th सेंचुरी के स्टार्टिंग में जो है तो राजनीति जो शास्त्री रहे हैं, पॉलिटिकल साइंटिस्ट जो रहे हैं, वो बहुत ही डिसअपॉइंट हुए, है ना. क्यों? क्योंकि जब उन्हें विज्ञान की अध्ययन करना था, जब स्टडी मेथड करना था, तो उसका जो रिजल्ट आया ट्रेडिशनल पॉलिटिकल साइंस का वो सही नहीं था. उससे लोगों को जो मतलब शास्त्री रहे हैं पॉलिटिकल साइंटिस्ट, वो डिसअपॉइंट हुए, क्योंकि हमें जो स्टडी मेथड चाहिए था उस हिसाब
हिसाब से नहीं आ रहा था। और बिकॉज द पिक्चर ऑफ द रियलिटी ऑफ पोलिटिकल लाइफ, और पारंपरिक जो मेथड रहे उसके माध्यम से जो है तो राजनीतिक जीवन का जो है तो वास्तविक एक तरह से बोला जाए तो तस्वीर उनके सामने स्पष्ट नहीं हो पा रही थी कि कैसे एक ह्यूमन बींग, रियल ह्यूमन बींग कैसे क्या चीज़ें करता है। क्योंकि भाई ट्रेडिशनल अप्रोच था, परंपरागत तरीके से उसको फॉलो कर रहे थे, तो जो लोग हैं जो उनकी तो भाई ह्यूमन बींग का जो नेचर है वो तो बदलता ही है, परिवर्तित ही रहता है, कोई चीज़ स्थिर रहती नहीं है। तो उन्हें जो वास्तविक चीज़ें उन्हें देखने को नहीं मिल रही थी, जिससे ये लोग सेटिस्फेक्शन नहीं पाए। तो सबसे पहला जो हमें रीजन देखने को मिलता है डिसर्टिफिकेशन सच एज पॉलिटिकल साइंटिस्ट ऑब्जर्व दैट द लेवल ऑफ पॉलिसी मेकिंग एंड डिटर्मिनेशन ऑफ गवर्नमेंट पॉलिटिशियन एंड स्टेटमैन वेयर गिवन रिस्पेक्टेबल प्लेस ड्यू टू विच नॉलेज स्किल्स एंड एक्सपीरियंस ऑफ द स्कॉलर ऑफ पॉलिटिकल साइंस वेयर इग्नोर्ड एज इन यूनाइटेड स्टेट ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर टू दे वेयर मीट द डिस्पेयर। तो इसे जो है तो इसका जो ग्रोइंग डिसर्टिफिकेशन था, मतलब इन सारी चीज़ों को बताया गया यहाँ पे कि कैसे बिहेवियरिज्म का रीज़न है। तो पहला रीज़न हमें डिसर्टिफिकेशन देखने को मिलता है ट्रेडिशनल स्टडी मेथड में। तो वो कैसे ग्रो जो हमारा जो असंतुष्टि है, डिसर्टिफिकेशन है, वो कैसे इंक्रीज हुआ। तो उसमें फर्स्ट पॉइंट दिया गया कि पॉलिटिकल साइंटिस्ट ऑब्जर्व, मतलब जो राजनीति विज्ञानियों ने है ना ये पाया, उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि लेवल ऑफ पॉलिसी मेकिंग, मतलब जो नीति निर्माण है, और जो डिटर्मिनेशन ऑफ गवर्नमेंट, मतलब कि जो सरकार निर्धारण करती है चीज़ों को लेकर, और पॉलिटिशियन एंड स्टेटमैन, मतलब राजनेताओं को एक सम्मानजनक स्थान दिया गया है ना, उसमें तो उन्हें सम्मानजनक स्थान दिया गया, जिसके कारण जो है तो राजनीति विज्ञान के विद्वानों के जो तो नॉलेज हो गया, जो भी उनका पॉलिटिकल मतलब स्किल है, जो उनका एक्सपीरियंस है, उन पर जो तो उपेक्षा की गई। अब जिन्होंने पॉलिटिकल साइंस को एक तरह से मतलब समझाया, बताया उनके बारे में, और जिनके पास स्किल थी, जिनके पास बहुत ज़्यादा ज्ञान था, और जो राजनेता लोग थे, तो उनके बीच जो है तो एक तरह से कहा जाए तो उपेक्षा उन लोगों ने की, किनकी, इनके अनुभव की, जो भी राजनीतिक शास्त्र थे, कि उनके बीच कुछ जो है तो हमें यहाँ पे उपेक्षा देखने को मिलती है। जिसके बाद जो है यूनाइटेड स्टेट ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर टू, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान फिर जो अमेरिका है उनकी तरह उन्हें भी निराशा का सामना करना पड़ा, है ना। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं, ये रीज़न है। और सेकंड रीज़न हमें देखने को ये मिलता है यहाँ पे, पहला तो रीज़न हमने देखा कि उससे हमें सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा था, है ना, ट्रेडिशनल अप्रोच से। अब दूसरा बताया गया है कि पॉलिटिकल साइंटिस्ट फेल्ट दैट टू मच emphasis was being laid on the theoretical aspect of their subject of study was not credible because there was a great disparity between their theoretical aspect and actual process of governance। अब बताएगा कि राजनीति वैज्ञानिकों ने यह भी महसूस किया कि जो उनका अध्ययन का विषय है ना, वो क्या है, थियोरेटिकल एस्पेक्ट है ना, मतलब एक तरह से थ्योरी के ऊपर ज़्यादा जोर दिया जा रहा था। जो ट्रेडिशनल अप्रोच थी, तो उन्होंने देखा कि थ्योरी जो है तो उस पर ज़्यादा जो है तो ये लोग जोर दे रहे थे, क्योंकि थ्योरी जो है वो बहुत शासन करना है, उसका वास्तविक प्रक्रिया के बीच बहुत ही असमानता थी। उसमें जो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट ज़्यादा थी, इसमें सेकंड रीज़न यही बताया कि उसमें थ्योरेटिकल एस्पेक्ट ज़्यादा थी, और रियलिटी जो हमें सारी चीज़ें देखनी थी उसके बारे में जो है हमें देखने को ढंग से नहीं मिल रहा था, उसका एक्चुअल प्रोसेस क्या है गवर्नेंस का, ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही थी, जिसके कारण हमें बिहेवियरिज्म को लाना पड़ा। एक ये भी हमें रीज़न देखने को मिलता है। थर्ड जो रीज़न है, इन द पीरियड बिटवीन द टू वर्ल्ड वॉर्स इट इज़ नॉट द पॉसिबल टू प्रोवाइड रिलेबल रीजनिंग एंड डायग्नोसिस ऑफ द कॉजेज ऑफ द राइज एंड डेवलपमेंट ऑफ फैसिस्ट, नाजी, रेसिस्ट एंड मोनोपोलिस्टिक टेंडेंसीज इन द ट्रेडिशनल मैथड। It is natural that the knowledge of political reality is limited by ignoring the connection between political action, process and behaviorism। अब ये जो तीसरा हमें यहाँ पे पॉइंट देखने को मिल रहा है कि जब दोनों विश्व युद्ध हो गए, है ना, मतलब दोनों विश्व युद्ध के बीच में जो है तो एक तरह से बोला जाए तो यहाँ पे लिखा है प्रोवाइड रिलेबल रीजनिंग डायग्नोसिस कॉजेस ऑफ राइज एंड डेवलपमेंट फैसिस्ट एंड नाजी, रेसिस्ट एंड मोनोपोलिस्टिक टेंडेंसीज इन द ट्रेडिशनल मेथड। ट्रेडिशनल मेथड में हमें ये देखने को मिलता है फासिस्ट, नाजी, रेसिस्ट, मोनोपोलिस्टिक टेंडेंसीज इन द ट्रेडिशनल मेथड। मतलब फांसीवादी हो गया, नाजी हो गया, नस्लवादी हो गया, एक अधिकारवादी हो गया, इन प्रवृत्तियों को देखने ये क्या थे, ये सारे जो है तो हमें देखने को मिलते थे ट्रेडिशनल मेथड में। और इसके कारण अगर हम कहा जाए तो एक विश्वसनीय है, मतलब कि तर्क और एक तरह से इनके बारे में जो है तो एक तरह से समझा जाना, पढ़ा जाना बहुत ही मतलब असंभव था ट्रेडिशनल मेथड में। ये सारी चीज़ें आज मतलब वर्ल्ड वार के दौरान तो देखिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई, लड़ाइयाँ हुई, झगड़े हुए, फैसिस्ट हुआ, नस्लवाद हुआ, मतलब बहुत ऐसे धीरे धीरे चीज़ें बढ़ती गई। तो उनको जो है तो उनके बारे में अच्छे से अध्ययन करना ये जो है तो बहुत ही ज़्यादा असंभव था ट्रेडिशनल मेथड में। इसीलिए बिहेवियरिज्म को भी जो है तो लाया गया। इट इज़ नेचुरल, मतलब कहने का कि स्वाभाविक और राजनीतिक क्रिया जो प्रक्रिया है व्यवहारवाद के बीच जो है तो एक संबंध की हमें अनदेखी देखने को मिलता है, और वास्तविकता का ज्ञान सीमित हो जाता है। एक तरह से कहने का मतलब कि फिर ये जब चीज़ें आ गई नाजी, रासिस्ट, मोनोपोलिस्टिक टेंडेंसीज इन ट्रेडिशनल मेथड, उसमें ये संभव नहीं था। लेकिन बिहेवियरिज्म में जो है तो एक कनेक्शन के रूप में पॉलिटिकल एक्शन और इसका जो प्रोसेस है उसके बारे में अच्छे से अध्ययन किया गया। इसका भी एक तीसरा रीज़न यही है ना, अच्छे से ये लोग बयान ही कर पा रहे थे कि इन सारी चीज़ों को, तो इनके बारे सिस्टम, मोनोपोलिस्टिक टेंडेंसीज, ये सब ट्रेडिशनल मेथड में क्योंकि सारी चीज़ें थ्योरेटिकल रहती थी। तो चौथा पॉइंट हमें अब देखने को यहाँ पे मिलता है, इसी का चौथा रीज़न हम देखें तो चौथा रीज़न में ये बताया गया है यहाँ पे कि जैसे वर्ल्ड वार वगैरह हुआ, वर्ल्ड वार के बाद इन द सिचुएशन एनवायरनमेंट दैट डेवलप्ड आफ्टर द सेकंड वर्ल्ड वार स्पेशली इन अमेरिका, पॉलिटिकल साइंटिस्ट रियलाइज दैट द स्टडीज, रिसर्च, फाइंडिंग एंड मेथड्स डन इन द वेस्टर्न सिस्टम environment can prove useful on a limited regional or rational environment, but it is not possible to know the real situation by studying many problems, processes and challenges of the newly independent and backward countries of Asia, Africa, Latin America through traditional method। तो कुल मिला के यहाँ ये कहने का मतलब है कि
इसके बाद जो है तो विकसित हुई जो स्थिति थी और जो इन्वायरमेंट था उसमें विश्व युद्ध मतलब द्वितीय विश्व युद्ध जो है तो उसमें जो चीज़ें जब विकसित हुई विश्व युद्ध के दौरान जो है तो फिर जो चीज़ें विकसित हुई जैसी उसकी स्थिति थी इन्वायरमेंट को देखते हुए अमेरिका में राजनीतिक जो वैज्ञानिक थे उन्होंने ये महसूस किया कि इसका जो अध्ययन है ना, उन्होंने रिसर्च फाइंड आउट किया, इसका जो मेथड है उन्होंने जो बताया तो एक तरह से निष्कर्ष जो है उसका है ना, और उन्होंने ये भी बताया कि उन्होंने ये रियलाइज़ किया उसका जो निष्कर्ष है उसके जो भी विधियाँ हैं ये सब क्या है पश्चिमी प्रणाली और वातावरण में किया गया एक तरह से कार्य सिद्ध हो सकता है। जो भी वेस्टर्न सिस्टम है तो उन पर इन्वायरमेंट जो है तो वो यूज़फुल हो सकता है ना, नेशनल इन्वायरमेंट पर भी जो है तो ये यूज़फुल हो सकता है। बिहेवियरिज्म बताया जा रहा है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई वर्ल्ड वार के दौरान, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी तो उन चीज़ें चेंज हो गई तो इन्वायरमेंट को देखते हुए वातावरण के अनुसार जो है तो उन्होंने महसूस किया कि ये बदलना ज़रूरी है। और केवल सीमित क्षेत्रीय मतलब एक तरह से कहा जाए तो इट इज़ लिमिटेड रीजनल और नेशनल इन्वायरमेंट, मतलब कहने का कि जो से क्षेत्र थे जो लिमिटेड थे और जो राष्ट्रीय जो भी मतलब परिवेश रहा है उन सब चीज़ों में बहुत ही यूज़फुल है। क्या बिहेवियरिज्म बहुत ही यूज़फुल है, लेकिन कई ऐसे भी बहुत स्टडिकल चीज़ें हैं है ना, ऐसे बहुत सी प्रॉब्लम है, प्रोसेस है, चैलेंजेस हैं जो हमें नए देखने को मिलेंगे इस बैकवर्ड कंट्रीज़ में है ना, जैसे एशिया, अफ्रीका एंड लैटिन अमेरिका। तो ऐसे अफ्रीका हो गया, एशिया हो गया और जो भी स्वतंत्र और पिछड़े देश हैं वो पारंपरिक तरीकों के माध्यम से लैटिन अमेरिका जो है तो एक तरह से उनके बारे में वास्तविक स्थिति जो है तो जानना संभव नहीं है एक तरह से बोला जाए। इसीलिए हमें जो है तो बिहेवियरिज्म को लाना पड़ा। अगर हमें कोई चीज़ सीखनी है, समझनी है, देखनी है तो हमको उसके नज़रिया बदलना पड़ेगा, उसके लिए हमें ग्रो होना पड़ेगा। तो यही बताया गया कि रिवॉल्यूशन जो आया है ना किसका, बिहेवियरिज्म का। तो ट्रेडिशनल अप्रोच से हम ट्रेडिशनल मेथड से हर चीज़ नहीं देख पाते, इसीलिए हमें बिहेवियरिज्म लाना ज़रूरी था। इसका ये भी रीज़न है। सो अब हम जो है तो आगे पढ़ेंगे इंस्पिरेशन फ्रॉम वेरियस सोशल साइंसेस। इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे यहाँ पे कि ये सेकंड टॉपिक यहाँ पे दिया गया है। सेकंड टॉपिक का हम फर्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे। इसमें बताया गया कि इंस्पिरेशन फ्रॉम वेरियस सोशल साइंस, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी। पॉलिटिकल साइंस में भी जो है देखिए चाहे सोशियोलॉजी हो, चाहे इकोनॉमिक्स हो, चाहे साइकोलॉजी हो, चाहे फिलॉसफी हो, चाहे पॉलिटिकल साइंस हो, ये सब एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं क्योंकि ये सब सोशल साइंसेस ये सभी सोशल साइंस के अंतर्गत आती हैं। तो ये चीज़ें हमें बहुत मतलब एक तरह से रिलेटेड होती हैं। तो जो भी सामाजिक विज्ञानों से हमें प्रेरणा मिली है, जो हमें इंस्पिरेशन मिली है, पॉलिटिकल साइंस को किन चीज़ों से इंस्पिरेशन मिली तो उससे सोशियोलॉजी से इंस्पिरेशन मिली है ना, और इकोनॉमिक्स और साइकोलॉजी और फिलॉसफी से भी मिली। तो इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। सो The scientific revolution had already begun long ago with the development of new perspectives in the field of geography, history, etc. है ना, हिस्ट्री का भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा है। न्यू पर्सपेक्टिव वे आर इमर्जिंग दीज व्हेन न्यू अप्रोचेस वे आर बीइंग डेवलप्ड इन द सोशल साइंसेस। तो भूगोल हो गया, जियोग्राफी हो गया और जो इतिहास हो गया, हमारी हिस्ट्री, इन क्षेत्रों में भी जो है तो नए दृष्टिकोणों के विकास के साथ साथ वैज्ञानिक क्रांति बहुत पहले ही शुरू हो चुकी थी। अब ये जो सब्जेक्ट है ना, हिस्ट्री हो गया, जो जियोग्राफी हो गया, जो सोशियोलॉजी होगा, इकोनॉमिक्स हो गया, साइकोलॉजी हो गया, इनकी जो अप्रोचेस ये पहले ही बदल गई है ना। कहने का मतलब ये कि इनके जो रहे हैं जो शास्त्री, तो उन्होंने क्या किया कि इसके बारे में जो है तो नया दृष्टिकोण पहले से ही विकास कर दिया था ताकि इनकी क्रांति बहुत पहले ही शुरू हो गई थी। बस सोशल साइंस मतलब इसकी नहीं हुई थी, पॉलिटिकल साइंस की। तो इनमें नए दृष्टिकोण जो है हमें उभर आ रहे थे, मतलब देखने को हमें मिल रहे थे, नए नए दृष्टिकोण हमें इन सब्जेक्ट में देखने को मिल रहे थे जब इन सामाजिक विज्ञानों में एक नए दृष्टिकोण विकसित हो रहे थे। मतलब कहने का कि जब इनके न्यू पर्सपेक्टिव जो है तो इमर्ज हो रहे थे तभी न्यू अप्रोचेस भी यहाँ भी शुरू हो गई थी पॉलिटिकल साइंस में भी। When the use of new methods and tool of study was encouraged, it was not possible for political science to remain untouched by it. Hence, inspired by scientific and new method of study were started to be adopted in political science as well. He emphasized on adopting an interdisciplinary approach and developed behaviorism. मतलब कहने का यहाँ पे कि जब अध्ययन की नई विधियाँ आई है ना, जब स्टडी करने लगे, जब फिर धीरे धीरे न्यू मेथड जो है तो इन लोगों ने जो है तो अपनाया और स्टडी वॉज इनकरेज, मतलब अच्छे तरीके से इसे प्रोत्साहित करने के लिए राजनीति विज्ञान जो पॉलिटिकल साइंस है इसमें बहुत सारी चीज़ें जो है तो संभव नहीं थी, तो इनको भी जो दृष्टिकोण बदलना था क्योंकि नई चीज़ें जैसे जैसे आ रही थी वैसे वैसे इनको भी बदलना था। तो इन्होंने जो है तो क्या इन सब से प्रेरित होकर एक तरह से कहा जाए तो इससे प्रेरित होकर के राजनीतिक विज्ञान है हमारा जो पॉलिटिकल साइंस है इसमें भी अध्ययन की जो है जब स्टडी करता है तो इसको भी वैज्ञानिक तरीके से जो है तो नई विधियों को अपनाने जाने लगा क्योंकि ये सारी साइंटिफिक हैं। ये जितने भी आप सब्जेक्ट पढ़ेंगे सोशियोलॉजी ये सब साइंस है, ये प्योर साइंस, ये भी साइंस है, ये भी साइंस है। वैसे ही पॉलिटिकल साइंस को भी जो है तो साइंस बनाने का एक तरह से मेन उद्देश्य रहा है कि ऐसे विधियाँ बनाएं जिससे ये भी साइंस के उसमें पूरी तरह से आ जाए, इसका दृष्टिकोण अपने आप बल दिया जाने लगा कि व्यवहारवाद भी तब जाके डेवलप्ड होने लगा क्योंकि तब जाके उन्होंने अडॉप्ट किया किसको, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच को, तब जाके बिहेवियरिज्म जो है तो डेवलप्ड होने लगा। फिर हमें यहाँ तीसरा पॉइंट देखने को मिलता है। तो तीसरा पॉइंट में जो है तो बताया गया कि किन किन लोगों ऐसे मतलब ऐसे कौन से विद्वान थे जिन्होंने मतलब इसे कंट्रीब्यूट किया है। तो यहाँ पे बताया गया है कि कंट्रीब्यूशन ऑफ यूरोपियन स्कॉलर, मतलब यूरोपीय विद्वानों का योगदान रहा है इसको बिहेवियरिज्म को जो है तो लाने के लिए, और साथ ही साथ पॉलिटिकल साइंस को एक साइंटिफिक अप्रोच मतलब साइंटिफिक तरीके से इसे साइंस बताने के लिए जो है किन किन लोगों ने कंट्रीब्यूट किया है। तो कंट्रीब्यूशन ऑफ यूरोपियन स्कॉलर, जो यूरोप के विद्वान थे उन्होंने, उनका योगदान हमें देखने को क्या मिलता है, पॉलिटिकल थिंकर्स लाइक ऑगस्ट कॉम्टे एंड दुर्खीम। तो मैं आपको बता दूं
दूं कि अगस्ट कॉम्टे जो है वो एक सोशियोलॉजिस्ट भी है, जो सोशियोलॉजी के मतलब फादर ऑफ सोशियोलॉजी अगस्ट कॉम्टे हैं। और दुर्खीम, ये इमाइल, इनका पूरा नाम इमाइल दुर्खीम है, और कार्ल मार्क्स, ये तीनों जो हैं तो सोशियोलॉजिस्ट भी हैं और साथ ही साथ ये पॉलिटिकल थिंकर्स भी हैं। इन्होंने क्या किया, ये क्रिएटेड फेवरेबल कंडीशन फॉर बिहेवियरिज्म। अगस्ट कॉम्टे वाज डेवलप्ड द एम्पिरिकल मेथड एंड अप्लाइड साइंटिफिक टेक्निक्स टू सोशल फैक्ट, व्हाइल कार्ल मार्क्स आल्सो फर्स्ट एक्सप्लेन्ड पॉलिटिकल एक्शन इन सोशल कॉन्टेक्स्ट। तो जो ये हमें पॉलिटिकल थिंकर्स देखने को मिल रहे हैं, अगस्ट कॉम्टे हो गया, दुर्खीम मतलब इमाइल दुर्खीम, मार्क्स, कार्ल मार्क्स, ये जो है तो ये सोशियोलॉजिस्ट भी हैं, साथ ही साथ जो है तो ये यूरोपियन स्कॉलर भी हैं जो कि पॉलिटिकल थिंकर्स हैं। और इन्होंने बहुत सी ऐसी चीज़ें जो है तो व्यवहारवाद के लिए, बिहेवियरिज्म के लिए इन्होंने ऐसी बहुत सारी जो है तो फेवरेबल कंडीशन दी जिससे जो है तो ये साइंटिफिक बन सके। और अगस्ट कॉम्टे ने जो है तो एम्पिरिकल मेथड दिया है ना, और इसके बारे में, इस एम्पिरिकल मेथड को डेवलप किया किसने, अगस्त कॉम्टे ने। और क्या अप्लाई किया, साइंटिफिक टेक्निक को जो है तो उन्होंने अप्लाई किया, वैज्ञानिक तकनीकों का प्रयोग किया। और जबकि कार्ल मार्क्स ने भी पहली बार जो है तो सामाजिक और राजनीतिक क्रियाओं की भी इन्होंने जो पहले एक्सप्लेनेशन की है पॉलिटिकल एक्शन की सोशल कॉन्टेक्स्ट में, है ना। तो उन्होंने इसके संदर्भ में सोशल कॉन्टेक्स्ट मतलब सोशली उन्होंने इसके बारे में पॉलिटिकल एक्शनों के बारे में बताया कि कैसे कार्य किया, मतलब कार्यों के बारे में इन्होंने इन सारी चीज़ों को बताया है। राजनीतिक क्रियाओं के बारे में जो है तो एक्सप्लेन किया किसने, कार्ल मार्क्स ने। और अगस्ट कॉम्टे ने एम्पिरिकल मेथड को दिया, डेवलप किया है और क्या अप्लाई किया, साइंटिफिक टेक्निक्स। फोर्थ यहाँ पे पॉइंट बताया गया है, इम्पैक्ट ऑफ सेकंड वर्ल्ड वॉर। अब हम ये देखेंगे कि अभी जो दूसरा विश्व युद्ध हुआ था हमारा, द्वितीय विश्व युद्ध का क्या प्रभाव पड़ा। सो द सेकंड वर्ल्ड वॉर गेव द इम्पेटस ऑफ बिहेवियरिज्म, मतलब कहने का कि द्वितीय विश्व युद्ध ने जो है तो बिहेवियरिज्म को प्रोत्साहित ही किया है, क्योंकि सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो है स्थितियाँ बदल गई, सारी चीज़ें चेंजेस होने लगे, तो बिहेवियरिज्म अपने आप फिर धीरे धीरे इसको प्रयोग मतलब इसे प्रोत्साहित किया गया, ये अपने फिर इसको लाया गया। द इवेंट्स ऑफ द वॉर पीरियड कन्विंस्ड पॉलिटिकल साइंटिस्ट दैट इन ऑर्डर टू फुली अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ पॉलिटिकल लाइफ वन वर्ल्ड हैव टू बियॉन्ड द स्टडी ऑफ इंस्टीट्यूशंस एंड देयर स्ट्रक्चर्स एंड स्टडी देयर इंस्टीट्यूशंस एंड द बिहेवियर ऑफ द पीपल वर्किंग इन दैम। तो बताया जा रहा है यहाँ पे कि धीरे धीरे जो है तो राजनीतिक जीवन है हमारा, पॉलिटिकल लाइफ जो है हमारा, उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको जटिलताएं देखने को मिलती, बहुत सारे ऐसे टास्क देखने को मिलते और बहुत सारी ऐसी कॉम्प्लेक्स चीज़ें थी जो कि समझने के लिए बहुत ही ज़रूरी थी। इसलिए इसका अध्ययन करने के लिए हमें आगे बढ़ना पड़ा और व्यवहारवाद का अध्ययन करना पड़ा, ताकि लोगों का काम करने का तरीका जो चेंज हो गया था तो वो सही ट्रैक पर आ जाए। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। अब हम इसमें पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियरिज्म। बिहेवियरिज्म के क्या प्रिंसिपल हैं, इससे क्या सिद्धांत है ना, व्यवहारवाद के हम सिद्धांतों को यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो जो व्यवहारवाद के यहाँ पे सिद्धांत बताए गए हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ बिहेवियरिज्म। सो फर्स्ट प्रिंसिपल यहाँ पे बताया गया है, स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉलिटिकल बिहेवियर। हमें क्या है, मानव राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन करना चाहिए। पॉलिटिकल एंड बिहेवियर अप्रोच इट इन्वॉल्व्स द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर रादर देन इंस्टीट्यूशन, इट फोकस ऑन स्टडिंग द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल एंड ग्रुप्स इन पॉलिटिक्स। मतलब मानव राजनीतिक व्यवहार का जो हम अध्ययन कर रहे हैं, तो व्यवहारिक दृष्टिकोण में अगर हम बोले जाएँ तो इस जो भी संस्थाएं हैं, है ना, संस्थाओं के बजाय जो मानव व्यवहार का अध्ययन इसमें शामिल किया गया है। और ये राजनीति में व्यक्तियों के समूह के बारे में जो अध्ययन करता है, इंडिविजुअल ग्रुप के बारे में, जो पॉलिटिक्स है, जो राजनीति है, उसमें जो इंडिविजुअल ग्रुप है उनका अध्ययन करता है। सेकंड, इंपेरिकल मेथड, बिहेवियरल अप्रोच, स्टैटिस्टिकल एंड मैथमेटिकल मेजरमेंट। मतलब जो भी इंपेरिकल मेथड में क्या क्या चीज़ें हैं, तो बिहेवियरल अप्रोच है ना, व्यवहारिक दृष्टिकोण है इसमें, और स्टैटिस्टिकल देखने को मिलता है, मतलब कि सांख्यिकी, और बहुत सारी मैथमेटिकल चीज़ें भी हैं, मेजरमेंट हमें देखने को यहाँ पे मिलता है। इट प्रमोट द यूज ऑफ इंपेरिकली बेस्ड ऑन मेथड सच एज फील्ड डाटा कलेक्शन एंड डाटा एनालिसिस यूजिंग डाटा, इट इज आर्गुमेंट दैट स्टडी ऑफ पॉलिटिकल ट्रुथ। अब पॉलिटिक्स है तो पॉलिटिक्स में मैथमेटिकल चीज़ें भी इन्वॉल्व होती हैं, जिसमें हम चीज़ों को देख सकते हैं, समझ सकते हैं, है ना। तो सोशली जो है तो हम यहाँ पे पॉलिटिक्स में इन सारी चीज़ों को हमें जो है तो देखने को मिलता है, एक डेटा देखने को मिलता है, उसका जो डेटा का यूज़ इंपेरिकली मेथड बेस्ड ऑन जो भी इट प्रमोट्स, मतलब कहने का कि जो डेटा है उसका उपयोग करके जो है तो बहुत सारी चीज़ें हमें विश्लेषण करना होता है, उसको कलेक्ट करके उसे एनालिसिस करना होता है, और ये बढ़ावा देता है ना। और ये राजनीतिक जो राजनीतिक पॉलिटिकल ट्रूथ है, जो राजनीतिक सत्य है, इसका आर्गुमेंट भी करता है, इसके सत्य का भी अध्ययन करता है, इसके तर्क भी ये देता है। तो जो हमारा है यहाँ पे जो हमें थर्ड टॉपिक मतलब थर्ड पॉइंट है वो है इंटरडिसिप्लिनरी फोकस, है ना। तो हम क्या पढ़ रहे हैं, तो प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियरिज्म। तो ये पेपर में भी आ सकता है, तो आपको याद रखना, पूछेगा एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियरिज्म या फिर डिस्क्राइब द बिहेवियरिज्म ऑफ प्रिंसिपल्स। तो इनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो इसके आप 3-4 टॉपिक बहुत ही ज़्यादा है। पहला टॉपिक भी हमने पढ़ लिया था, और ये तीसरा टॉपिक हम यहाँ पे पढ़ेंगे इंटरडिसिप्लिनरी फोकस। फिर चौथा साइंटिफिक थ्योरीज ऑफ पॉलिटिक्स। तो जो तीसरा हमें बताया गया इंटरडिसिप्लिनरी फोकस, मतलब कि एक तरह से इसे इंटरडिसिप्लिनरी मतलब कि एक ऐसा विषय के रूप में इसे फोकस किया गया है जो कि जिसके अंदर अनुशासन मतलब डिसिप्लिन हो, है ना। तो ये इट ब्रिंग्स टुगेदर अदर सोशल डिसिप्लिन्स पार्टिकुलरली सोशियोलॉजी, मतलब ये एक ऐसा सामाजिक विषय हो, है ना। इट ब्रिंग टुगेदर अदर सोशल डिसिप्लिन पार्टिकुलरली सोशियोलॉजी, विशेष रूप से समाज शास्त्र को ये साथ लाता है ना। ऐसा इसमें फोकस किया गया है कि पॉलिटिकल साइंस जो है ना, वो
सोशियोलॉजी को मतलब समाज को समझने के लिए वो समाज शास्त्र को अपने साथ लाता है और साथ ही साथ ये किन चीज़ों को प्रमोट करता है, तो स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स यूजिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द साइकोलॉजी एंथ्रोपोलॉजी। मतलब इंटरडिसिप्लिनरी फोकस मतलब कहने की यही है कि साथ ही साथ पॉलिटिकल साइंस जो है तो किन सब्जेक्टों के साथ साथ ये आगे बढ़ रहा है, तो साइकोलॉजी हो गया, एंथ्रोपोलॉजी हो गया और सोशियोलॉजी। इनके पॉलिटिक्स जो है तो इसको जो है तो इन्फॉर्मेशन इन सारी चीज़ों से भी से एक तरह से इंस्पिरेशन मिलता है और ये सारी चीज़ें इसको हेल्प भी करती है। एक्सेप्ट द नीड फॉर द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल साइंस, और साथ ही साथ ये जो इनकी जानकारी जब हम प्राप्त कर लेते हैं इन सब्जेक्टों की, तो राजनीति को अध्ययन करने में भी हमें आसानी होती है, बढ़ावा मिलता है। और ये यहाँ पे बताया गया है कि एक्सेप्ट द नीड फॉर द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल साइंस, मतलब ये प्राकृतिक विज्ञान के जो भी प्रिंसिपल हैं उनको उनकी जो आवश्यकता को भी स्वीकार करता है। जो भी प्रिंसिपल है नेचुरल साइंस के ये एक्सेप्ट करता है, ठीक है। तो ये बताया गया था कि ये फोकस करता है इन सारी चीज़ों पर, जैसे सोशियोलॉजी हो गया, साइकोलॉजी हो गया, एंथ्रोपोलॉजी हो गया, है ना, इन पर भी ये फोकस करता है क्योंकि ये सारी चीज़ें इसको हेल्प करती हैं। फोर्थ पॉइंट है हमारा साइंटिफिक थ्योरीज ऑफ पॉलिटिक्स। बिहेवियरल अप्रोच टू पॉलिटिक्स इज डिपार्टेड फ्रॉम ट्रेडिशनल, इट चैलेंज पॉलिटिकल अप्रोच एंड फिलोसफी, इट रिकॉग्नाइज एंड आर्ग्यूज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक थ्योरी ऑफ पॉलिटिक्स लाइक नेचुरल साइंसेज। पॉलिटिकल थ्योरी शुड ऑल्सो बी अ साइंटिफिक एक्यूरेट एज पॉसिबल। तो कुल मिला के चौथा जो यहाँ पे पॉइंट दिया गया है, कहने का मतलब यह है कि साइंटिफिक थ्योरीज ऑफ पॉलिटिक्स मतलब राजनीति के जो वैज्ञानिक सिद्धांत हैं हमारे, उनके बारे में बताया गया है कि राजनीति के प्रति जो बिहेवियरिज्म अप्रोच है, जो व्यवहारवादी दृष्टिकोण है, वो पारंपरिक दृष्टिकोण से जो है तो बहुत ही अलग है, ट्रेडिशनल अप्रोच से बहुत ही अलग है। और ये चैलेंजिंग मतलब एक तरह से वो जो ट्रेडिशनल अप्रोच था वो इनके लिए वर्ल्ड वार के बाद जो है तो एक चैलेंजिंग हो चुका था। और ये जो अप्रोच आया फिर बिहेवियरिज्म, जो इन लोगों ने अप्रोच लाया, वो है जो है तो कुछ जो है तो उन्हें संभव तरीके से जो प्रयास करते थे तो सही रहता था। थोड़े बहुत उनके जो विचार थे, उनके जो सोचे तरीका, जो पॉलिटिकल साइंस में जो इफेक्ट पड़ रहा है उनके ऊपर ये अच्छे से कार्य करते थे। ये राजनीतिक दृष्टिकोण और जो दर्शन को चुनौती भी देता था एक तरह से कहा जाए तो। और ये राजनीति के वैज्ञानिक सिद्धांत के विकास को मान्यता देता है। जो राजनीतिक वैज्ञानिक सिद्धांत है, मेन आपको यही समझना होगा कि बिहेवियरिज्म में जो है तो साइंटिफिक, पॉलिटिकल साइंस को साइंटिफिक बनाने पर ज़्यादा जोर दिया गया, इसे भी नेचुरल साइंस बनाने पर भी जोर दिया गया। और साथ ही साथ ट्रेडिशनलिज्म, जो पारंपरिक जो भी हमारी क्या कहते हैं, क्या थी अप्रोच थी, दृष्टिकोण था हमारा ट्रेडिशनल अप्रोच, वो जो है तो वर्ल्ड वार के दौरान जो है तो इसे बदलना पड़ा क्योंकि वैसे मॉडर्न अप्रोच के दौरान जो है तो मॉडर्निज्म आने लगा। तो थोड़ा थोड़ा करके ये सारी चीज़ें जो है तो इन्हें चैलेंजिंग लगने लगी थी, तो इन्होंने बिहेवियरिज्म को लाया। और प्राकृतिक विज्ञान की तरह जो है तो राजनीतिक सिद्धांतों को भी वैज्ञानिकों ने सटीक कहा कि ये सटीक होना चाहिए, ये भी बाकी सब्जेक्ट की तरह साइंटिफिक होना चाहिए और नेचुरल साइंस की तरह होना चाहिए, है ना। इन जो पॉलिटिकल थ्योरीज हैं उन्हें भी साइंटिफिक होना चाहिए। तो यही सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। अब जो है हम लास्ट टॉपिक हमारा रहेगा क्या, तो लास्ट टॉपिक रहेगा क्रिटिसाइज्म। बिहेवियरिज्म के बारे में हमने देखा कि मेन उद्देश्य उनका यह था कि साइंटिफिक चीज़ें बनाई जाए, नेचुरल साइंस होना चाहिए, जो भी पॉलिटिकल थ्योरी है वो नेचुरल साइंस हो और साइंटिफिक हो बाकी सब्जेक्ट की तरह। और ट्रेडिशनलिज्म जो बिहेवियर है वो बहुत ही पुराना हो चुका था, जो कि अब हमें शायद मॉडर्न में काम ना आए, इसकी वजह से उन्होंने बिहेवियरिज्म को लाया, है ना। और कुछ जो भी हमारे यहाँ पे हमें शास्त्री देखने को मिलते हैं पॉलिटिकल थिंकर्स, तो आपको नाम याद रखना होगा, आगे जो है तो मैंने आपको पढ़ाया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट टॉपिक जो हमारा है वो है क्रिटिसाइज्म ऑफ बिहेवियरिज्म। तो हर चीज़ का देखिए, हर चीज़ के जो है तो मतलब मेरिट्स डिमेरिट्स होते ही होते हैं, तो इसके क्रिटिसाइज्म हमें यहाँ पे देखना फिर मिलते हैं। तो कुछ लोगों ने इसको क्रिटिसाइज़ किया, तो क्रिटिसिज्म ऑफ बिहेवियरिज्म। सो फर्स्ट पॉइंट बताया गया है कि बिहेवियरिज्म इज मोर कंसर्न विद टेक्निक्स देन विथ रिजल्ट। अभी तक तो हमने बहुत देखा कि बताया गया कि बिहेवियरिज्म बहुत इंपॉर्टेंट था विश्व युद्ध के दौरान, दूसरे विश्व युद्ध के बाद इसको इंपॉर्टेंट था ताकि लोगों को जो है तो अच्छे से समझा जा सके, उनके बिहेवियर को समझा जाए, पॉलिटिकल साइंस के जो भी कार्य करते हैं, पॉलिटिकल एक्टर्स हैं उनके व्यवहार को समझा जाए, उनके क्या इफेक्ट पड़ता है, उन सारी चीज़ों को पढ़ा जाए। अब क्रिटिसाइज में देखेंगे कि बिहेवियरिज्म का क्या क्रिटिसाइज हमें देखने को हमें मिल रहा है, तो व्यवहारवाद की आलोचना। तो पहला जो है बिहेवियरिज्म इन मोर कंसर्न, बताया गया कि व्यवहारवाद परिणामों की उपेक्षा तकनीकी से अधिक है। कहने का मतलब है कि बिहेवियरिज्म इज मोर कंसर्न, ये बहुत ज़्यादा कंसर्न है टेक्निक को लेकर और रिजल्ट को लेकर। और बिहेवियरिज्म हैज़ बीन क्रिटिसाइज्ड फॉर गिविंग टू मच emphasis on strategy and procedure while ignoring the theoretical values of the subject. Behaviorists have limited their research to only those issues for which suitable tools are available, have ignored the rest. Moreover, they have not bothered about the result. तो यहाँ पे ये कहा गया है कि जो व्यवहारवाद की आलोचना इस बात के लिए की गई है यहाँ पे कि ये जो विषय है ये एक तरह से बोला जाए तो स्ट्रेटजी एंड प्रोसीजर इग्नोर करती है। इनके कहने का मतलब है कि जो थ्योरेटिकल वैल्यू है, जो सब्जेक्ट का थ्योरेटिकल वैल्यू है, इसे इग्नोर करती है। और तो और बताया गया है कि ये बताया गया है कि व्यवहारवाद की आलोचना इसी बात पर की गई थी कि वो विषय के जो भी थ्योरेटिकल वैल्यू है, जो सैद्धांतिक मूल्य है, उनकी उपेक्षा करते हुए रणनीति और प्रक्रियाओं पर बहुत ही ज़्यादा जोर ही देता था। ये यहाँ पे बताया गया कि इसका सही तरीका ये बताया गया कि इसका इसीलिए क्रिटिसाइज़ किया गया क्योंकि ये स्ट्रेटजी जैसे हो गई, स्ट्रेटजी एकदम पूरी एकदम ऐसे बनाया करते थे जैसे, और प्रोसीजर जो हो गया था थोड़ा टफ हुआ करता था, इसे इग्नोरिंग द थ्योरेटिकल वैल्यूज़, और इसको इग्नोर करते थे, है ना। थ्योरेटिकल वैल्यू को इग्नोर करके स्ट्रेटजी और प्रोसीजर पर जो है तो ज़्यादा फोकस करते थे, जिससे इसकी आलोचना की गई। और बिहेवियरिज्म हैव लिमिटेड, और बताया गया कि व्यवहारवादियों ने अपने अब केवल उन्हीं मुद्दों तक ही सीमित रखा है जिनके लिए उपयुक्त है, जितना उपलब्ध है। अब जितनी चीज़ें होंगी उतना ही ये लोग सोचते हैं, उसके आगे ये नहीं सोचते हैं और बाकी को नज़रअंदाज कर दिया है। इसके अलावा परिणाम की भी ये परवाह नहीं करते। यहाँ पे कुछ लोगों ने जो
और जो शास्त्री रहे होंगे और कुछ लोगों ने इसकी आलोचना यही की है कि ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेटेजिकल है, बहुत स्ट्रेटजी में और प्रोसीजर में जो तो चलता है और इग्नोर करता है किसे, वो इग्नोर करता है इसके परिणाम को, है ना, और इसके इग्नोर करता है कैसे, ऐसे टूल्स को, है ना। तो इन सारी चीज़ों को बताया गया है यहाँ पे कि और ये लिमिटेड है, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जहाँ पर ये लिमिटेड है। तो जो थर्ड पॉइंट यहाँ पे बताया गया क्रिटिसिज्म का, हम पढ़ेंगे क्रिटिसाइज किया गया है बिहेवियरिज्म को। तो थर्ड पॉइंट है बिहेवियरिज्म एम्फेसिस स्टैटिक rather than current situation, rather than current problems. Behavioralists have focused their research mostly on static issue. They justified the move by first claiming that they were filling the voids created by institutionalism, but can no longer be justified as a response to issues such as nuclear war, starvation हो गया, famine and malnutrition and other similar threats. तो बताया गया है कि जो व्यवहारवाद है, जो बिहेवियरिज्म है, वो वर्तमान के बजाय जो है तो ऐसी चीज़ों पर जोर देता है, ऐसी परिस्थितियों पर जोर देता है जो वर्तमान समस्याओं के बजाय व्यवहारवादियों ने मतलब अलग ही उनका जो है तो उसकी उन अलग चीज़ों का जो है तो अध्ययन साथ ही साथ कर लेता है, जबकि उसके वर्तमान समस्याओं पर जो है तो ध्यान उसे देना चाहिए, जो भी उसकी मतलब करंट सिचुएशन है उसके हिसाब से है तो उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करनी चाहिए। और उन्होंने ये और जो क्रिटिसाइज़ किए गए हैं तो ये भी बताया गया है यहाँ पे कि ऐसे बहुत से मुद्दे हैं जिन पर ये केंद्रित है, और उन्होंने इस कदम को ये दावा करके उचित बताया है कि जो भी उत्पन्न है ना, जैसे जो भी चीज़ खाली है उसको भरना, लेकिन नहीं कर सक रहे हैं, ऐसा वो नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे बहुत से मुद्दे हैं जिनको ये उचित नहीं ठहराए जा सकते हैं, जैसे कि युद्ध हो गया, है ना, भुखमरी हो गई, अकाल हो गया, कुपोषण हो गया, ये बहुत सी ऐसी सामान जो है तो हमें थ्रेट्स मतलब देखने को मिलते हैं जो कि हमें इन पर जो है तो चर्चा नहीं करते हैं। ये तो इनके ऊपर ये बताया गया कि ये भी क्रिटिसाइज बताया गया कि ये ऐसी चीज़ों को स्टडीज़ करता है, प्रोसीजर बनाता है, लेकिन इन सारी चीज़ों पर भी उन्हें ध्यान देना चाहिए पूरी तरीके से, है ना, जस्टिफाइड होना चाहिए, क्या रिस्पॉन्स आता है इस अगर हम कोई स्ट्रेटेजिक प्रोसेस बनाते हैं तो क्या रिस्पॉन्स होगा। तो ये सारी चीज़ों को जो यहाँ पे बताया गया है। जो हमारा फोर्थ पॉइंट है बताया गया कि जो क्रिटिसाइज किया गया है कि डिफिकल्टीज इन स्टडिंग एवर चेंजिंग बिहेवियर, मतलब निरंतर जो व्यवहार बदल रहे हैं उसको अध्ययन करना बहुत ही कठिन है। इसका भी क्रिटिसाइज यहाँ पे किया गया है कि ये बिहेवियरिज्म जो है तो ये व्यवहारवादी है, इसको बिहेवियर को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो है तो इसका बिहेवियर चेंजिंग है, मतलब बिहेवियर इसको बदलता रहता है, इसको पढ़ने में बहुत ही डिफिकल्टीज आ सकती हैं। तो अ पर्सन एवर चेंजिंग बिहेवियर वेरिएबल बिहेवियर इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू इन्वेस्टिगेट बिकॉज फीलिंग्स थॉट्स आइडियाज आर ऑलवेज changing. As a result, it is impossible to make accurate predictions about human behavior. In addition, it's quite challenging to determine the function of the many factors that influence a person behavior. तो बताया गया कि ये भी क्रिटिसाइज यहाँ पे किया गया, इसकी आलोचना की गई है कि ये व्यवहारवादी है, बिहेवियरिज्म है, लेकिन जो मनुष्य का व्यवहार है उसकी जांच करना बेहद मुश्किल है, क्योंकि उसकी जो फीलिंग्स है, उसकी भावनाएं हैं, जो उसके विचार है, जो उसकी धारणाएं हैं, वो हमेशा बदलती रहती है। तो आप कैसे इन सारी चीज़ों को कैच कर पाओगे? इसके एज अ रिजल्ट, है ना, इसके परिणाम स्वरूप जो मानव व्यवहार के बारे में ऐसी कोई सटीक भविष्यवाणी करना असंभव है, इसीलिए इसका जो है तो आलोचना यहाँ पर की गई है। इसके अलावा किसी व्यक्ति के व्यवहार को जो है तो प्रभावित करने वाले ऐसे बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, ऐसे कार्य हो सकते हैं जिनका निर्धारण करना भी बहुत ही चुनौतीपूर्ण है। यहाँ पे ये बताया गया, बहुत ही अच्छा पॉइंट ये वाला है, इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो फिफ्थ पॉइंट हमें जो है तो देखने को मिलता है यहाँ पे, जो इसका फिफ्थ क्रिटिसाइज और लास्ट ही है हमारा। तो पाँचवा और छठवां जो यहाँ पे हमें आलोचना देखने को मिलती है, तो वो फिफ्थ नो एम्फेसिस ऑन अप्लाइड रिसर्च। इसके बारे में बताया गया है कि अनुसंधान पर कोई जोर नहीं दिया जा रहा है, जो भी रिसर्च हो रही है, मतलब जो भी मतलब नो एम्फेसिस मतलब अप्लाइड रिसर्च, मतलब जो भी अनुसंधान उन पर कोई जोर नहीं दिया जा रहा है। बिहेवियरल ह्यूमन पॉलिटिकल बिहेवियर दे ले ग्रेट एम्फेसिस ऑन रिसर्च दे बट दे डू नॉट अप्लाई रिसर्च टू करंट इशू एज इट डज नॉट गिवन मच मोर बेनिफिट। यहाँ पे ये बताया गया है कि जो व्यवहारिक मानव है, जो बिहेवियरल ह्यूमन है, पॉलिटिकल बिहेवियर जो है, राजनीतिक व्यवहार है, उसमें ऐसे बहुत सारी एम्फेसिस ऐसे बहुत सारे रिसर्च किए गए हैं, लेकिन उनको अप्लाई नहीं किया जा रहा है करंट सिचुएशन में। ऐसे ये बहुत ही करंट इशू है जो कि यहाँ पे बताया गया है कि वर्तमान मुद्दों पर लागू नहीं करते, क्योंकि इससे ज़्यादा हमें लाभ जो है तो देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पे यही बताया गया है। छठवां हमें देखने को मिलता है लिमिटेड नॉलेज, और हमें यहाँ पे सीमित ज्ञान देखने को मिलता है। द बिहेवियरल पॉलिटिकल अप्रोच कैन ओनली प्रोवाइड अ लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन पॉलिटिकल बिहेवियर, इट डज नॉट प्रोवाइड रियल नॉलेज टू एड्रेस द मोस्ट इंपॉर्टेंट इशू ऑफ द वर्ल्ड। तो जो हमारा लास्ट पॉइंट है, इसमें ये बताया गया है कि ये जो हमारा बिहेवियरलिज्म है, व्यवहारवादी जो है, और ये बहुत ही सीमित लिमिटेड नॉलेज है, इसके पास सीमित ज्ञान है, जो चीज़ें करता है सिर्फ वहीं तक ये सीमित है। व्यवहारिक जो राजनीतिक दृष्टिकोण है और जो मानव राजनीतिक व्यवहार की जो केवल सीमित समझ ही प्रदान कर सकता है, समझ जो है इसकी अंडरस्टैंडिंग, वो सिर्फ सीमित है, और ये दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण मुद्दों को भी संबोधित करने के लिए एक वास्तविक ज्ञान जो है हमें प्रदान नहीं करता, मतलब कहने का एक तरह से। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू है वर्ल्ड का, है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट इशू ऑफ द वर्ल्ड, जो कि इसको जो है इस मुद्दे को एक तरह से बोला जाए तो संबोधित करने के लिए जो है तो इसे रियल नॉलेज चाहिए, अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन पॉलिटिकल बिहेवियर, और इसकी पूरी समझ होनी चाहिए, तभी हम, और इसीलिए हमें बताया गया कि ये लिमिटेड नॉलेज है ना, ज़्यादा मतलब एक तरह से वाइड नॉलेज ये नहीं है, लिमिटेड नॉलेज है।
तो हमने जो है तो पूरा कवर कर लिया है। आज जो है तो हमने बहुत सारी चीज़ें इसमें कवर कर ली इस वीडियो में। तो हमने क्रिटिसिज्म पढ़ लिया था, है ना, क्रिटिसिज्म ऑफ बिहेवियरलिज्म के बारे में पढ़ा। उससे पहले हमने जो है तो इसके प्रिंसिपल के बारे में पढ़े, है ना, उसके बारे में जो है फिर उसके बाद हमने ऐसे बहुत से जो सब्जेक्ट थे, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, इन लोगों ने कैसे पॉलिटिकल साइंस को जो है तो इंस्पायर किया, उसके बारे में भी पढ़ा हमने, है ना। और यहाँ पे रिसर्च रीज़न पढ़ा कि यहाँ पे अगर आपको पूछा जाएगा ना कि ऑरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ राइज ऑफ बिहेवियरलिज्म, तो आप इसको लिख सकते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और तो और हमने डेफिनेशन पढ़ी बिहेवियरलिज्म की, है ना, मीनिंग ऑफ बिहेवियरलिज्म के बारे में पढ़ा, और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हमने पढ़ी बिहेवियरलिज्म के बारे में। तो आज इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में जो है तो हम पोस्ट बिहेवियरलिज्म के बारे में पढ़ेंगे। फिर यूनिट फर्स्ट जो है तो हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट ही हो जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे चैनल को, ताकि आपको नोटिफिकेशन भी मिलती रहे।